हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल एजुकेशन में। इस वीडियो में हम लोग करेंगे करंट अफेयर्स यूपी पीसीएस प्री 2024 के लिए और यूपी पीसीएस आरओ के लिए। 14 फरवरी तक का करंट अफेयर्स मैंने प्रोवाइड कराया था आप लोगों को, टेलीग्राम पे पीडीएफ भी दिया था। इस वीडियो में हम लोग कर लेंगे 15 फेब से लेके 21 फेब तक, ठीक है। ये मतलब थर्ड वीक ऑफ फेब का करंट अफेयर्स है। खैर अब तो मार्च चल रहा है तो इसको कवर कर लेंगे, परेशान मत होइए। टेलीग्राम पर पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। इस वीडियो की भी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो इसको स्टार्ट कर लेते हैं। पहला टॉपिक हम लोग करेंगे मेगा पोर्ट्स, यानी जो बड़े साइज के क्लस्टर साइज के ये जो बंदरगाह बनाने की तैयारी कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट, इनके कुछ फैक्ट देखना है। देखें 2047 तक 6 मेगा पोर्ट विकसित करने की ये जो तैयारी हो रही है जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय के द्वारा। आपको ध्यान रखना है ये 6 नंबर आपको याद रखना है, 6 मेगा पोर्ट बनेंगे, ठीक है, 2047 तक। तो एक फैक्ट 2047 याद रखना है और दूसरा फैक्ट है 6। अब इन 6 को देख लेते हैं ये कैसे कैसे ये बनाए जाएंगे, इनकी कैपेसिटी क्या रहेगी। 6 मेगा पोर्ट में 4 मेगा पोर्ट ऐसे हैं जिनकी क्षमता 300 मिलियन टन है, ठीक है, पर ईयर। और 2 मेगा पोर्ट ऐसे हैं जिनकी कैपेसिटी 500 मिलियन टन पर ईयर है। क्लियर है इतनी बात। अब इनको देखिए, 4 मेगा पोर्ट जो 300 मिलियन टन वाले हैं, इनमें से एक है कोचीन भिंजीजम पोर्ट क्लस्टर, दूसरा है गलाथिया दक्षिणी खाड़ी पोर्ट, तीसरा है चेन्नई कामराजार कुड्डालोर पोर्ट क्लस्टर और चौथा है पारादीप। ये 4 हैं 300 मिलियन टन वाले। और 2 मेगा पोर्ट जो 500 मिलियन टन वाले हैं उनमें से दीनदयाल और टूना टेकरा पोर्ट है और दूसरा है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कौन सा यहाँ पे क्लस्टर या फिर पोर्ट किस कैटेगरी में आ रहा है, ये ऑप्शन में दे सकता है, ठीक है। देखो अब कुछ बैकग्राउंड में देख लेते हैं। पोर्ट एक्ट जो है उसके अनुसार बंदरगाहों को क्लासीफाई किया गया है मेजर पोर्ट में और माइनर पोर्ट में। हम लोग मेजर पोर्ट भी पढ़ रखे हैं अच्छे से, माइनर पोर्ट भी पढ़ रखे हैं। इनकी संख्या तो बहुत ज़्यादा है माइनर पोर्ट्स की। मेजर पोर्ट हम लोगों ने पढ़ा था शायद 14 पढ़ा था या 13 पढ़ा था, इसको थोड़ा सा वेरीफाई कीजिए, ठीक है। अभी दृष्टि का जो डेटा है उन्होंने 12 बताए हैं, ठीक है, मेजर पोर्ट 12 है। तो थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन लग रहा है इसमें, तो आप लोग थोड़ा देखिएगा, ठीक है। 13वां जो मेजर पोर्ट है ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, बदावन पोर्ट महाराष्ट्र में है। और ये भी थोड़ा ध्यान रखना, इंडियन पोर्ट्स एक्ट जो है, बंदरगाह अधिनियम जो है 1908 का है। तो हम लोग क्या क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग माइनर पोर्ट भी पढ़ रहे हैं, हम लोग मेजर पोर्ट भी पढ़ रहे हैं और इसके अलावा हम लोग अब मेगा पोर्ट भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए, अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया है प्रस्तावना के मैटर में, तो इसको देखेंगे। एक पिटीशन पड़ी थी प्रियम्बल को लेके सुप्रीम कोर्ट में, और ये पिटीशन है समाजवादी और पंथ निरपेक्ष जो शब्द जोड़े गए थे 1976 में 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, अब उन्हीं को हटाने की बात हो रही है। इन्हीं को हटाने की एक पिटीशन पड़ी थी, याचिका पड़ी थी, ठीक है। सोशलिस्ट और सेकुलर शब्दों को हटाने की मांग करने हेतु एक याचिका दायर हुई थी। तो इसी के चलते हम लोगों को ये प्रियम्बल न्यूज में दिख रहा है, तो इसके कुछ फैक्ट देख लेते हैं। पॉलिटी से पढ़े ही रखे वो सब सारी चीज़ें। प्रस्तावना के जो आदर्श थे ये उद्देश्य प्रस्ताव से लिए गए थे, ठीक है। इसको अंगीकार किया गया था 22 जनवरी 1947 में, ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव को। अब एक इंसान है एन ए पालखी वाला, इनके अनुसार प्रियम्बल क्या है, प्रियम्बल को इन्होंने संविधान का पहचान पत्र बोला था। ये कभी कभी पूछा जाता है, प्रीवियस क्वेश्चंस में काफ़ी लगाए होंगे आप लोग कि संविधान का पहचान पत्र ये किसके द्वारा बोला गया था, एन ए पालखी वाला के द्वारा, ठीक है। देखें कुछ पुरानी बातें देख लेते हैं, कुछ जजमेंट देख लेते हैं, कुछ मामले जिसमें प्रियम्बल के बारे में काफ़ी कुछ चर्चा हुई है कि ये संविधान का हिस्सा है या फिर संविधान का हिस्सा नहीं है, इसको चैलेंज किया जा सकता है कोर्ट ऑफ लॉ में या फिर नहीं किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें। जैसे बेरूबारी यूनियन केस हम लोग पढ़ते हैं, बेरूबारी मामला, इसको सिंपल भाषा में हम लोग जानते हैं बेरूबारी मामला 1960 का, ईयर भी सब ध्यान रखना होता है। इसमें क्या था, इसमें जजमेंट ये आया था कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है, ठीक है, इसलिए इसको चैलेंज नहीं कर सकते आप कोर्ट ऑफ लॉ में। ये बेरूबारी मामला था। फिर केशवानंद भारती केस 1973 में आया और इसने बेरूबारी मामले को पलट दिया, है ना। 13 जजों की बेंच थी। इसमें बोला गया कि संविधान का हिस्सा माना जाएगा प्रियम्बल को, बिल्कुल अपोजिट हो गया बेरूबारी से, ठीक है। और आर्टिकल 368 के तहत संशोधित भी किया जा सकता है, इसको अमेंड भी किया जा सकता है। लेकिन मूल संरचना, ये जो बेसिक स्ट्रक्चर वाली बात आई थी, एक केशवानंद भारती केस में ही आई थी, ये सब भी हम लोग जानते हैं। तो ये 2 केस के बारे में हम लोग को देखना है, ठीक है। मूल संरचना में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 368 तो समझ रहे हैं ना, ये संसद को इस आर्टिकल के द्वारा संविधान ने शक्ति दी है कि आप अमेंड कर सकते हैं संविधान में। 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो था 1976 का, इसी में ये 3 शब्द जोड़े गए थे, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, SSI हम लोग पढ़ते हैं शॉर्ट में। तो ये कुछ बातें प्रियम्बल के बारे में थी। देखें स्वामी दयानंद सरस्वती जी की यहाँ पे 200वीं जयंती मनाएगी अभी 22 फरवरी को, तो ये भी न्यूज में है, ये हिस्ट्री से क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। इनके बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं। ये जन्मनम तो नहीं पूछेगा, गुजरात में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। मूल नाम एक बार पूछा था, मूल शंकर तिवारी, इनका मूल नाम क्या है, मूल शंकर तिवारी। एक बार गुलजार साहब का भी मूल नाम पूछा था, और गुलजार साहब को तो अभी
ज्ञानपीठ अवार्ड भी देने की घोषणा की गई है, तो वो भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। दयानंद सरस्वती जी, देखें यहाँ पे दयानंद एंग्लो वैदिक डीएवी कॉलेज की इन्होंने स्थापना की थी 1886 में। आर्य समाज की भी स्थापना की थी 1875 में मुंबई में। बाद में फिर आर्य समाज का हेडक्वार्टर जो है वो लाहौर में स्थापित हो गया। वेदों की ओर लौटो का नारा इन्हीं का था, ठीक है, सरस्वती जी का। और इनके विचार सत्यार्थ प्रकाश जो थी इसमें प्रकाशित किए गए थे। ये सारे फैक्ट पूछे गए हैं। सत्यार्थ प्रकाश के बारे में अक्सर मैचिंग में क्वेश्चन आता है, हिस्ट्री से आर्य समाज के बारे में क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। और करंट का ये चीज़ ध्यान रखना कि अभी हाल ही में 200वीं जयंती किसकी मनाएगी, स्वामी दयानंद सरस्वती जी। क्लियर है। चलिए अब यहाँ पे देखिए एक सैन्याभ्यास हुआ है सदा तनसीक के नाम से। ये पहला सैन्याभ्यास है सऊदी अरब के साथ, इसलिए इंपॉर्टेंट है। सैन्याभ्यास पहला है, वैसे नेवी वाले तो हो चुके हैं इनके साथ, तो ये थोड़ा ध्यान रखना है। सऊदी अरब सैन्याभ्यास सदा तनसीक। कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज इनको देख लेते हैं। स्लिनक्स किसके साथ होती है, श्रीलंका के साथ। कॉर्बेट बांग्लादेश के साथ भी होती है, थाईलैंड के साथ भी होती है, ठीक है। नसीम अल बहर ओमान के साथ, भारत और ओमान। इंद्र भारत और रूस। जैर अल बहर कतर के साथ। समुद्र शक्ति इंडोनेशिया के साथ। और सिम्बेक्स आसान है सिंगापुर। कुछ कुछ नाम में तो देश का नाम समझ में आ जाता है, जैसे स्लिनक्स में श्रीलंका है, एस एल का मतलब श्रीलंका है। सिम्बेक्स में यहाँ पे एस आई है, एस से सिंगापुर है, आई से इंडिया है, ठीक है। तो कुछ तो ईजी हो जाते हैं। और मालाबार इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है मालाबार। यहाँ पे 3 देश हैं, जापान, यूएसए और इंडिया। किसी एक और देश ने भी मालाबार को ज्वाइन करने के लिए बोला था, ये कमेंट करके आप लोग बताइए, ठीक है। ये आपका होमवर्क है कि अभी भी 3 हैं या फिर 4 हो गए। देखें एक डिसीज है जो चर्चा में है, लिम्फेटिक फाइलेरियासिस। इसको सामान्य भाषा में बोलते हैं हाथी पाँव रोग, ठीक है। सूजन हो जाती है पाँव में, बहुत मोटे मोटे हो जाते हैं, लगता है हाथी जैसा ही पाँव हो गया। इसमें बातें हम लोग को क्या ध्यान रखनी है, ये परजीवी संक्रमण से होता है, ठीक है। बायोलॉजी से अगर क्वेश्चन बनेगा तो यही सब पूछेगा कि बैक्टीरियल डिसीज है या फिर वायरल डिसीज है या फिर पैरासिटिक डिसीज है। और ये जो परजीवी है उसका नाम है बुचरेरिया बैंक्राफ्टी, ठीक है। बुचरेरिया बैंक्राफ्टी नामक पैरासाइट से एक प्रकार का एक कृमि होता है, बॉर्म होता है। भारत का लक्ष्य भी है इसके उन्मूलन का। वैश्विक लक्ष्य 2030 है, भारत का लक्ष्य 3 साल पहले ही है, 2027, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है। कीजिए नेक्स्ट, ये आपके लिए क्वेश्चन है। 2 स्कीम है यहाँ पे, एक का नाम है स्वयं और दूसरी स्कीम का नाम है खुशी। तो अभी हाल ही में स्वयं और खुशी नामक योजना किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है, उड़ीसा सरकार लगा देना, ठीक है। चलिए यहाँ से पूरे पूरे चांसेस हैं क्वेश्चन बनने के, क्योंकि अभी कुछ अमेंडमेंट हुए हैं इन्फॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के द्वारा नेशनल फिल्म अवार्ड में। तो कुछ राशि में बदलाव हुआ है, अमाउंट में बदलाव हुआ है, जो प्राइज़ दिया जाता है पुरस्कार राशि, और कुछ पुरस्कारों के नाम भी यहाँ पे चेंज किए हैं मिनिस्ट्री ने। देखें यहाँ पे निर्देशक की सर्वश्रेष्ठ पहली फिल्म के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार दिया जाता था, अब इस पुरस्कार का नाम हो गया निर्देशक की सर्वश्रेष्ठ पहली फिल्म, ठीक है। ये पूरा नाम है, ये पुराना नाम है पूरा अवार्ड का, निर्देशक की सर्वश्रेष्ठ पहली फिल्म के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार। अब इसका नाम चेंज हो गया निर्देशक की सर्वश्रेष्ठ पहली फिल्म। नरगिस दत्त पुरस्कार दिया जाता था अगर कोई मूवी नेशनल यूनिटी पर बेस्ड है, राष्ट्रीय एकता पर आधारित है, तो उसको नरगिस दत्त पुरस्कार दिया जाता था। अब इस पुरस्कार का भी नाम चेंज होकर राष्ट्रीय सामाजिक और पर्यावरण मूल्यों को बढ़ावा देने वाली सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म, ये नया नाम हो गया, ठीक है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार राशि अभी तक कितनी मिलती थी, 10 लाख, अब इसको बढ़ा के कर दिया 5 लाख, सॉरी 15 लाख। तो ये सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे 2 तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछा जा सकता है कि राशि में वृद्धि कितनी हुई है, तो 5 लाख याद रखना है। राशि हो कितनी गई है, तो 15 लाख याद रखना है, ठीक है। चलिए, और एक पुरस्कार होता था विशेष जूरी पुरस्कार, इसको तो बंद ही कर दिया मिनिस्ट्री ने। तो ये 3-4 बातें हम लोग को यहाँ पे ये याद रखनी। देखिए चुनावी बॉन्ड योजना, ये तो बड़ी न्यूज़ में चल रही है ना। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को बड़ा हड़काया है, लताड़ा है, क्योंकि चुनावी बॉन्ड को जारी करने की संस्था कौन थी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यही जारी करता था। लेकिन तमाम इस पर क्वेश्चन उठ रहे हैं चुनावी बॉन्ड पर। सुप्रीम कोर्ट ने जो लांछन लगाए हैं, आरोप लगाए हैं चुनावी बॉन्ड स्कीम पर, जिसके चलते इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया है, असंवैधानिक बताया है, और असंवैधानिक बताते हुए इसको रद्द कर दिया। असंवैधानिक किस पर्पज से, क्योंकि यहाँ पे 19(1)(a) आर्टिकल जो है, चूँकि आर्टिकल 19 है, फंडामेंटल राइट है, और ये आर्टिकल रिलेटेड है आरटीआई से, है ना, राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार। तो इस स्कीम में आरटीआई का यहाँ पे उल्लंघन हो रहा था। ये आरटीआई का उल्लंघन कैसे हो रहा था, अब जैसे चुनावी बॉन्ड में होता क्या है कि आप किस पार्टी को दान दे रहे हैं, आपका नाम यानी दान देता का नाम नहीं पता चलता था। जैसे इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, एक रूलिंग पार्टी है, ठीक है, एक अपोजिशन पार्टी है, तीसरी पार्टी एसबीआई है क्योंकि जारी करता यही है, और चौथी पार्टी दानदाता हो गया, है ना, जो दान दे रहा है बॉन्ड के जरिए, जो फंड कर रहा है। दानदाता ने किसको पैसा दिया ये अपोजिशन पार्टी को नहीं पता चलेगा,
लेकिन रूलिंग पार्टी पता कर सकती है, ठीक है। एक्सपर्ट ऐसा मानते हैं कि ठीक है भाई, जो रूलिंग पार्टी है वो एसबीआई से पता कर सकती है। तो रूलिंग पार्टी को पता चल जा रहा है और अपोजिशन पार्टी को पता नहीं चल रहा है। अब रूलिंग पार्टी ये भी तो देख सकती है ना कि अपोजिशन पार्टी को कौन फंड कर रहा है बड़ी मात्रा में पैसा। तो कहीं पे गोपनीयता दिख रही है, कहीं पे गोपनीयता नहीं दिख रही है। तो इसके चलते ये फिर यहाँ पे आर्टिकल 19(1)(a) आ रहा है। तो यहाँ पे फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने इसको असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया, ठीक है। फैक्चुअल चीज़ें याद रखना है। 19(1)(a) आरटीआई का उल्लंघन। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को चुनावी बॉन्ड को तत्काल प्रभाव से बंद करने के लिए आदेश दिया, ठीक है। अब थोड़ा चुनावी बॉन्ड के फैक्ट हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है यहाँ से। इलेक्शन बॉन्ड स्कीम जो आई थी, लॉन्च की गई थी 2018 में। इसको 2017 में फाइनेंस बिल के तौर पर पेश किया गया था, ठीक है। 2017 में वित्त विधेयक के रूप में पेश किया गया था, 2018 से लागू है। तो ये 2018 आपको ध्यान रखना है क्या चुनावी बॉन्ड, ये सब तो समझते हैं आप लोग। राजनीतिक पार्टियों को गुप्त दान करने की एक व्यवस्था है, दानदाता की यहाँ पे गुमनामी रहती है। एसबीआई जारी करता संस्था है, बॉन्ड यही इशू करता है। 1,000 के बॉन्ड, 10,000 के बॉन्ड, 1 लाख तक के बॉन्ड, 10 लाख तक के बॉन्ड, 1 करोड़ तक के बॉन्ड, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये बॉन्ड इशू करता था एसबीआई और आप खरीद सकते थे उसको। क्लियर है। चलिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है आपके लिए। हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, आरबीआई ने किस बैंक पर सख्त प्रतिबंध लगाए? न्यूज में पढ़ा ही होगा, पेटीएम पेमेंट बैंक। जो आरोप लगे हैं वो है आरोप केवाईसी का अभाव है, एक ही पैन नंबर से कई खाते का होना, है ना, इस पेमेंट बैंक में। मनी लॉन्ड्रिंग के यहाँ पे इंडिकेशन मिले हैं आरबीआई को, इस वजह से इसको बंद किया गया। अभी पेमेंट बैंक क्या होते हैं इनको देख लेते हैं। कमर्शियल बैंक जो होते हैं और जो पेमेंट बैंक होते हैं, इन दोनों में क्या फ़र्क है। ये पेमेंट बैंक जो है आरबीआई के द्वारा शुरू किए गए एक विशेष प्रकार के बैंक होते हैं, ठीक है। नचिकेत मोर समिति ये जो थी, इन्होंने रिकमेंड किया था इस तरीके के बैंक होना चाहिए। खासतौर से मेन पर्पज जो था वो फाइनेंशियल इंक्लूजन था, ठीक है। वित्तीय समावेशन के लिए ये सब हुआ था कि मान लीजिए जिनकी रीच कमर्शियल बैंक तक नहीं है तो कम से कम पेमेंट बैंक तक ही हो जाए, है ना। तो कुछ ना कुछ बेनिफिट तो पेमेंट बैंक दे ही रहा है। कमर्शियल बैंक से जो बेनिफिट है, ठीक है, उतना नहीं मिल पाएगा लेकिन कुछ तो मिल ही जाएगा सिटीजन को। तो इस तरीके से बहुत सारे पेमेंट बैंक यहाँ पे ओपन हुए थे, जैसे एयरटेल पेमेंट बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक। तो ये तो अब सब खत्म है, अभी ये तो एक्टिव है, ठीक है। एयरटेल पेमेंट बैंक, इंडिया पोस्ट, ये तो सरकारी है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। तो यहाँ पे थोड़ा सा फ़र्क ये रहता है कमर्शियल बैंक से और इनमें, ये एडवांस लोन प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं पेमेंट बैंक, ठीक है। एडवांस लोन ये प्रोवाइड नहीं करते हैं। देखिए नेक्स्ट टॉपिक सुपर इम्पोर्टेंट, ये है एक फोक डांस है जिसका नाम है पुरलिया छऊ। पुरलिया छऊ ये किस राज्य से संबंधित है? केरल से, ठीक। यहाँ से देखिए, यहाँ पे सेंजेन जोन या फिर एरिया है, ये क्या है? सेंजेन जोन। ये एरिया लाई करता है यूरोप में। यूरोप में एक सीमा मुक्त क्षेत्र है, ठीक है। लोगों को, वस्तुओं को, सर्विस को, गुड्स को यहाँ पे मुक्त आवाजाही की अनुमति होती है और यह जोन 27 देशों तक फैला हुआ है। रिसेंट में न्यूज में किस लिए था? इस वजह से कोसोवो एक कंट्री है, ठीक है। बहुत सारे देश तो इसको मान्यता भी नहीं देते हैं कि ये कंट्री है कि नहीं है, ठीक है। इंडिया भी नहीं देता है इसको, इंडिया नहीं बोलता है कि कोसोवो एक देश है, सेपरेट देश है। तो वो अपना इशू नहीं है अभी पढ़ने का। कोसोवो हाल ही में सेंजेन जोन में शामिल हुआ है, इसके चलते थोड़ा न्यूज में था। इमेज देख लेना तो थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कि इसका ये जो विस्तार है वो कहाँ कहाँ है। क्वेश्चन बताइए, वर्ष 2023 के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे देने की घोषणा की गई है? इंपॉर्टेंट, दो लोगों को यहाँ पे घोषणा की गई है देने के लिए। संस्कृत विद्वान है एक, जगत गुरु रामभद्राचार्य, और दूसरे हैं उर्दू कवि और गीतकार गुलजार साहब, ठीक है। इनका एक बार नाम पूछा था, इनका नाम बताएंगे? मूल नाम क्या है? कालरा करके कुछ है, हाँ, संपूर्ण सिंह कालरा है ना, संपूर्ण सिंह कालरा। और ये नंबर याद रखना, 58, 58वां पुरस्कार है। नंबर भी पूछ लेता है यूपीपीसीएस, तो इन दोनों का नाम याद रखना है और ये नंबर याद रखना है, और 2023 का है। देखें नेक्स्ट टॉपिक, इस डिजीज़ की बड़ी चर्चा हो रही है। इसका नाम है क्यासानूर फॉरेस्ट डिजीज़। क्यासानूर फॉरेस्ट डिजीज़, KFD। कर्नाटक में वायरल संक्रमण इसका अभी देखा गया है। तो ये वायरल डिसीज होगी, ठीक है। कोई डिसीज पढ़ा करे तो बायोलॉजी प्रोस्पेक्ट से पढ़ा कीजिए, जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपीपीसीएस में। यूपीपीसीएस इसके बारे में क्या पूछेगा? अगर स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछेगा तो यही पूछता है वायरल है कि बैक्टीरियल है या फिर पैरासिटिक है। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ से बना देगा, यह एक जूनोटिक बीमारी है, ठीक है, सर्वप्रथम बंदरों में पाई गई थी, मंकी डिसीज भी इसे बोला जाता है। स्टेटमेंट में ये नहीं पूछेगा कि इसका संक्रमण कर्नाटक में या भी देखा गया है, ये सब नहीं पूछा जाता है। तो किसी टॉपिक को पढ़ने से पहले थोड़ा सा माइंड मैपिंग किया कीजिए कि क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेम करता है यूपीपीसीएस। बताइए क्वेश्चन, हाल ही में CAR-T सेल थेरेपी को मंजूरी प्रदान की गई है, यह किसके इलाज के लिए उपयोग में लाई जाएगी?
CAR टी सेल थेरेपी, कैंसर के लिए। कैंसर का एक ग्रुप ल्यूकीमिया है, दूसरा है लिम्फोमा। इसी के इलाज के लिए इस थेरेपी को कभी मंजूरी मिली है रिसेंट में। ठीक है, तो ये 3rd वीक ऑफ फैब हम लोगों ने करंट अफेयर्स कर लिया। 4th वीक का भी कर लेंगे तो ये फैब का हम लोग यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, फिर मार्च में एंट्री करेंगे। प्रिपेयर कर रहा हूँ मैं, जितना समय मिल रहा है मैं करता हूँ प्रिपेयर। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और टेस्ट सीरीज का वीडियो जो है एक ही पार्ट दिया है अभी, दूसरा पार्ट में प्रिपेयर कर रहा हूँ, कोशिश करूँगा उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन रिकॉर्ड कर पाऊँ। चलिए, पढ़ते रहिए, मज़े से खुश रहिए।